नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। लगातार गांधी प्रकरण जोरों पे और भादरा में अगर समस्याओं की बात करें तो पानी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसी बीच अमर सिंह ब्रांच के किसानों द्वारा रामगढ़ में भी पीछे आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन में लगातार 4 दिन तक किसानों ने चक्का जाम किया था। इस पूरे मामले को लेकर आज हम बातचीत के लिए आए हैं विक्रम सिंह जी राठौड़ के पास, जो कि गोगामेडी से हैं और इनकी राय जानते हैं। और जो गोगामेडी जो रामगढ़ के अंदर अमर सिंह ब्रांच के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या वर्तमान में भादरा की पानी और इसके अलावा अवस्थाएं। इसी बीच आज विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है विक्रम सिंह जी राठौड़, जो कि मूल रूप से गोगामेडी से। विक्रम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। सबसे पहले आपसे गोगामेडी प्रकरण के बारे में जानना चाहेंगे। आपके गोगामेडी प्रकरण के बारे में क्या राय है? गोगामेडी प्रकरण माने गांधी प्रकरण। देखो, गांधी प्रकरण के बारे में या तो ईश्वर जानता है जी, सच्चाई क्या है जी, या वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं जी, फिर भी जो परिस्थितियाँ बोलती हैं जी, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय पूरे देश में, कोई अकेले गांधी या भादरा या नौहर की बात नहीं है, पूरे देश में बीजेपी का एक पूरा सेल लगा हुआ है पूरे देश को में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जहाँ भी जैसा मौका मिलता है वहाँ यूपी की घटनाओं को अगर हम देखें, दूसरी जगह अनेकों इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखें। और बहुत जल्दी की अगर बात करें तो नौहर में पिछले दिनों मैंने कल भी किसी चैनल पे बताया था, नौहर के जो दोनों पक्ष हैं, जो पिछले दिनों घटना हुई थी, मैं दोनों पक्षों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, दो व्यक्तियों के झगड़े को सांप्रदायिकरण दिया गया। और हमें कहीं ना कहीं लगता है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, चूँकि मैं पहले दिन से इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि गांधी प्रकरण जो है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण है देखिए, कानून में और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में स्वतंत्र रूप से जांच होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कल भी बताया था। वहाँ घटना घटी, अब एक महिला ने इस प्रकार का चश्मदीद गवाह बनने का दावा किया, तो वहाँ सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि जैसे उसने बताया सुबह 3:30 बजे की, आज मैं किसी उस पर देख रहा था उसके वीडियोस, 3:30-4 बजे 3:30-4 बजे के आसपास महिला का किसी के दूसरे के घर में इस प्रकार से जाना संभव नहीं है। और कारण भी कोई प्रतीत नहीं होता कि 3:30 बजे कोई महिला उठ कर किसी दूसरे के घर पे कुछ दूरी पे क्यों जाएगी। फिर भी अगर चली गई और उसने वहाँ देखा तो उसने आकर के अपने घर पे अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं बताया। किस बात का इंतजार कर रही थी? 3:30-4 बजे से लेकर के जब 10-11 बजे तक घटना हुई तो उसके बीच में तो लगभग 6-7 घंटे का समय लगे। आखिर में किसका इंतजार? उसी समय कहती अड़ोसी पड़ोसियों को, भाई वो आवाज़ दे सकती थी कि साहब ये हो रहा है, तो लोग इकट्ठे होते और सब चीज़ सामने आ जाती। उसके बाद में उस घटना को उठाया गया, मीडिया पे प्रचार किया गया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि पुलिस को अप्रिशिएट करना सामान्य तौर पे आम जनता का काम नहीं, क्योंकि पुलिस बहुत, लेकिन फिर भी चूँकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, भादरा को जलने से बचा लिया। और जैसे ही 10-11 बजे पुलिस की एंट्री होती है, उससे पहले जाब्ता भी तैनात हो जाता है लगभग 9 बजे के आसपास। तो अब वहाँ से लेकर के शाम तक सैंपल्स रिकवरी का एफएसएल की मौके पे जांच होती है, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि जहाँ गोकशी हो, चाहे कोई पशुवध हो, तो वहाँ खून के छींटे पड़ना, पशु के बाल है, मिट्टी है, वो सब चीज़ें खून से सन जाती है। तो वहाँ के उन्होंने तरह तरह के सैंपल्स उस कमरे से जो संबंधित महिला बता रही है वो सैंपल्स उठाए, और जो छन छन करके सूचनाएं आ रही हैं, और उन सूचनाओं की पुष्टि हमारे माननीय सांसद महोदय ने लोकसभा में अपने वक्तव्य से की है कि वो सैंपल्स नेगेटिव हैं। इसका मतलब घटनास्थल वो तो नहीं है जो महिला बता रही है। अगर होता तो कहीं ना कहीं कोई कतरा खून का ऐसा तो होता जिससे ये चीज़ स्पष्ट होती कि यहाँ डीएनए टेस्ट होता है या एफएसएल की जो भी जांच होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, तो इसका मतलब कि घटनास्थल तो वो नहीं है, घटनास्थल दूसरा है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि सारे सैंपल्स लिए एक प्राइवेट व्यक्ति ने सैंपल दिया, जो चर्चा है, और जनचर्चा कभी झूठी नहीं होती, सिर्फ वही सैंपल पॉजिटिव है। अब वो सैंपल पॉजिटिव क्यों है?
उस सैंपल की क्या वैधानिकता है। भाई यूँ तो मैंने उदाहरण दिया था कि मैं कहीं से भी अफीम मैनेज करके और ला करके दे दूँगा, साहब ये तो गुलशन जी के घर से लेकर के आया हूँ, या बीच में दो लोगों को जोड़ दूँगा कि साहब ये फलाने गुलशन जी घर से लाए, तो आप मुलजिम थोड़ी हो गए। फिर वो जो कहानी टिस्ट दे रहे हैं कि किसी एक मुस्लिम के घर से वो लेके आए, तो अगर उसके घर से वो लेके आए तो वो भी तो मुलजिम है, पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया। तो ये इसमें बहुत लूप होल्स हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार की घटना घटित हुई होगी, और क्योंकि परिस्थितियां जो पूरे देश में चल रही है उसके मद्देनज़र देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये साजिश है। सर, क्या आप घटना को झूठा मानते हैं, या क्या आप चंपा जी को झूठा मानते हैं? और इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें कि ये मामला जो बीजेपी के नेता हैं या जो रवि बंसल, संजीव बेनीवाल जी, उन्होंने अपने हैंडओवर कर लिया, इसको आप गलत मानते हैं? या एक तरीके से आपने राहुल कुशवाहा जी वाली या प्राइवेट व्यक्ति के सैंपल वाली बात बताई, तो क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस के भी इसमें संदिग्ध भूमिका नहीं हो सकती कि अगर एक आदमी अगर सैंपल देता है वो पॉजिटिव आ जाता है, उनके गैर नेगेटिव आ गए, अगर अब हालांकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, अगर एसआईटी में हो सकता है मामला साबित हो भी और ना भी हो, तो ऐसे में सर आप इन तीनों पॉइंटों को कैसे देखते हैं? देखिए, सांसद राहुल कुशवाहा शातिर नहीं है। उन्होंने लोकसभा में जो बात उठाई उनके मुंह से सच निकल गया। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा तो सरकार को और पुलिस को घेरने की थी, लेकिन शब्दों के चयन में तरीका नहीं था। हाँ, उनका तरीका मान लीजिए, आप शब्दों का चयन मान लीजिए उनसे, क्योंकि भले आदमी है तो भले आदमी के मुंह से कहीं ना कहीं सच बोलता है, तो वो सच उनके मुंह से निकल गया कि प्राइवेट व्यक्ति ने जो सैंपल दिया वो पॉजिटिव है। एक बात, संजीव जी पहले दिन जैसे ही घटना घटित हुई, संजीव जी बहुत एक्टिव मूड में थे और बहुत एक्टिव थे, उन्होंने घटना को उठाने में पूरा सहयोग किया। लेकिन ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, कुछ लोग संजीव जी को बाहर करना चाहते थे, तो उन लोगों ने बड़े तरीके से बाहर किया। उसके बाद संजीव जी साइलेंट है, सच्चाई ये सब दुनिया जानती है इस बात को। अब मैं व्यक्तिगत तौर पर रवि बंसल को नहीं जानता, मेरा कभी उनसे काम नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो दूसरे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जिनकी सामाजिक स्थिति की अपन बात करें तो देखिए, गाँव में पहले पंचायतें होती थी और पंचायतों में कोई विवादित इश्यू होते थे तो गांव के भले आदमी के ऊपर हम रख देते थे, गांव के लोग रख देते थे कि यार फला आदमी ये बात कह देगा तो हम उस बात का विश्वास कर लेंगे। तो मेरा इसमें ये है कि जो लोग हैं इस घटना को उठाने वाले, इसको तूल देने वाले, वो लोग किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक बात, उन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, गांव में क्या गांव के इलाके के वो लोग मौजूद हैं, उनकी बात पे गांव को यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस संगठन से जुड़ा हुआ है उसका इच्छा, उसकी सोच उसी संगठन के अनुरूप होती है, संगठन जैसे उसको चलाता है वैसे चलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो लोग जो भी कह रहे हैं वो ईमानदारी से कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं है कि कहने में कि वो लोग जो है इसका राजनीतिकरण कह लीजिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कह लीजिए, अब उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं रही होंगी वो तो वो जाने। क्योंकि बीच में वहाँ के एक सरपंच का भी एक वीडियो घूम रहा है, तो अब सरपंच जैसा आदमी वो ये कह रहा है कि साहब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि है तो पाडाई लेकिन गाय बनानी है, ये हर वर्ष गोवध ये वध करते हैं, पशु वध करते हैं, इसको रोकना है। तो कहीं न कहीं सच्चाइयाँ जो है वो बोलती हैं, अब लोग बाग चुप हैं। धर्म का तकाजा मान लीजिए या लोगों की सोच मान लीजिए, घटनास्थल के लोगों की भी मांग थी कि जैसा आपने बताया कि जो आंदोलन कर रहे थे वो किस संगठन से है। ऐसे में से जब धरना चल रहा था, मैं भी उस समय मौजूद था, तो उनकी भी मांग थी कि जिन्होंने गौकशी की है या अगर अब तक जहाँ तक मुकदमा है अब तक गौकशी में ही वो अंदर है उस मामले में, तो उनके भी सर तार कहाँ तक जुड़े, ऐसी उनकी भी मांग है? नहीं, वो सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं है कि थैली के चट्टे बट्टे हैं। और देखो, कुछ लोग शातिर होते हैं, वो हमारी धार्मिक भावनाओं को उभारने का ही तो काम हो रहा है। तो वो हमारी हर चीज़ को धर्म से जोड़ करके जो भोले वाले लोग हैं, जो बात इनकी शातिरता चालाकियों को नहीं समझते, वो भावना में बह जाते हैं। और वहाँ बहुत सारे लोग उस भावना में बहे हुए थे। आज वो हिम्मत करके लगाने की कोशिश करें, उनके पास 100 आदमी आ जाए तो मैं आपके दावे के साथ में चैलेंज करता हूँ 100 आदमी वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि अब सच्चाई लोगों को छन छन करके लोगों को पता चल चुका है। और वहाँ जो लोग थे वो लगभग सभी एक संगठन से जुड़े हुए लोग थे। उनके हाथ में सारा का सारा वो जो मंच था, मंच से जिस तरह के भाषण दिए गए उससे बड़ी तकलीफ हुई।
और इस बात की इजाज़त किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लें कि साहब उन 4 लोगों ने या 6 लोगों ने 3 लोगों ने अपराध कर लिया। बात तो इतनी सी है कि एक अपराध हुआ उसका मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमे में एक सैंपल पॉजिटिव आया और उसके ऊपर जो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया, बात ख़त्म। उसके बाद में इस प्रकार के कि साहब निकाल दो, जाति को वो करना, धर्म को आप वो लेना। आज मैं आप मान लो जिस जाति से हैं, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, मैं आपको गाली दूं तो आप उसको बिल्कुल जाति की जो गाली है वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जाति की गाली जो है वो गंडक नहीं भी लागे, तो वो उचित नहीं है। मैं और किसी भी कोई भी जो है सभ्य समाज का नागरिक इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि वो जो भी घटनाक्रम घटा वो उचित था। मामले को अगर कानूनी रूप से देखें तो हमारी अधिवक्ताओं से भी बात हुई थी, बार संघ में भी हमने कई इंटरव्यू किए थे, उसमें उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इसमें सर पुलिस भी संदिग्ध मानी गई थी उस समय कि एक तो एफआईआर 7 दिन लेट उनके द्वारा की गई थी, मौके स्थल पर एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं की गई। उसके बाद जो मतलब कोई कानून बताया था उस वकील जी ने कि खाने वाला भी इसमें दोषी है, अगर गोकची हुई है और उस परिवार में अगर किसी ने वो किया भी है तो इस तरीके से नहीं, मैंने ये कहा ना, खाने वाला दोषी है, जिसके कस्टडी से बरामद हुआ है वो दोषी है, उसने ला करके दिया है वो भी इसमें अगर सही जांच हो तो जिसने सैंपल सौंपा है। वो बता रहे थे कि गाँव में छीनना है, गाँव में छीनने के बाद फिर मैं ये कह रहा हूँ जो बांट रहे थे घरों में, नहीं कि किससे छीना है, किसने छीना है? जिस व्यक्ति ने जमा करवाया है, जिसने पुलिस को प्राइवेट सैंपल प्राइवेट व्यक्ति ने लाके दिया है, उस आदमी ने घरों में बांटने वाले किसी दूसरे प्राइवेट आदमी से लाकर दिया। वो कौन है छीनने वाला? भाई ये काम पुलिस का है। वो अगर बांट रहे थे, पुलिस तो सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, सुबह 9 बजे पहुँच गई थी। ये सैंपल तो शाम को 5 बजे दिया है, इसका मतलब शाम को देखिए, आप घटना को समझिए, सैंपल शाम को 5-6 बजे के आसपास दिया। आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हो, हालांकि मैं तो उस दिन यहाँ नहीं था, लेकिन आप चूँकि उसमें सब सारे पत्रकार एक्टिव थे, तो शाम को पुलिस सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे शायद 11 साढ़े 11 बजे एसपी और कलेक्टर दोनों यहाँ आ गए थे। अब सैंपल शाम को हैंडओवर किया है, तो हैंडओवर करने से पहले अगर छीना है तो पुलिस मौजूद थी, पुलिस उसको रिकवर करती। और अगर सुबह छीना है, देखिए अगर सुबह छीना है मतलब पुलिस आने से पहले 8 से 10 बजे के बीच में छीना है, तो शाम तक वो सैंपल किसकी कस्टडी में रहा? क्या शाम तक सैंपल वो बदला नहीं जा सकता? मैंने कल भी ये एक प्रश्न उठाया था कि आज हर गांव में गौशाला बनी हुई है, हर गांव में गौशाला में 2-4 गायें रोज़ाना मरती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर किसी को अपने अघोषित मोटिव भी पूरे करने हैं या किसी को तो मतलब जैसे आपके हिसाब से वो कहीं और अगर हो सकता है कहीं और से वो लाया गया, बिल्कुल स्पष्ट है सर, और गाइड लाया नहीं गया है। जो उस कमरे की जहां वो घटना बताते हैं वहां की एफएसएल में नहीं आना, इसका मतलब घटनास्थल कोई दूसरा है। जैसे शाम की भी अगर बात करें तो रोड जाम किया गया था आंदोलनकारियों द्वारा, और रोड जाम में एसपी कलेक्टर से जब आंदोलनकारियों की वार्ता हुई कि आप हमारे द्वारा दिया गया भी एक सैंपल, आप सैंपल की रिपोर्ट भेजिए, तब वो सर सैंपल दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो सैंपल तब दिया गया था। उससे पहले पुलिस लेने को तैयार नहीं थे, कानून भी नहीं कहता। देखिए हर चीज़ का हमारे देश में, हमारे उसमें संविधान में और क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसमें सब चीज़ों के कानून बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सैंपल रिकवर कर सकते हैं। पर चूंकि अभी इस समय जो है पूरे देश का जो माहौल है उससे पुलिस भी दबाव में थी। देखिए मैं डायरेक्ट पुलिस की लेकुना है, पुलिस दबाव में थी कि कहीं यार इसी बात से अगर शांति होती तो अपन रिकवर कर लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, आगे देखिए कुएं में पड़े कोई मरता है तो मरे, कम से कम हमारे गले में तो फांसी नहीं हो। तो पुलिस ने इस दबाव में सैंपल लिया और उसमें स्थानीय एक अधिकारी ने पूरे के पूरे अधिकारियों को गुमराह की। इस बात को आप लोग भी शायद वहीं प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे। तो सैंपल जो है रिकवरी है वो कानून सम्मत नहीं है। और रही बात आपने जैसे पूछा कि मैं एक सामान्य जो कानून का मुझे जितना ज्ञान है, आप भी यही हैं, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। ये मामला चार्जशीट होने के बाद में कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसका आधार ही एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा दिया गया सैंपल है। उस सैंपल की वैधानिकता कुछ नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि पूरी की पूरी घटना को राजनीतिक रंग दिया गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस बात को,
अब हो सकता है आपसे एक हम राय जानते हैं सांप्रदायिकता को देखते हुए, जैसा कि कलेक्टर एसपी साहब को भी पता था, मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे थे, सैंपल को सर सार्वजनिक करना क्या सही है? सैंपल की रिपोर्ट एक तरीके से नहीं, इस समय तो वो कर भी नहीं सकते। उस टाइम ना जब रिपोर्ट आई उस टाइम बता रहा हूँ कि एक सैंपल पॉजिटिव आया, गाय घोषित हो गई है, इस तरीके से क्या? नहीं, उन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी है भाई। ये तो जब मुलजिम को गिरफ्तार करना था तो ये तो बताना ही पड़ता कि सैंपल पॉजिटिव आया है, लेकिन उन्होंने हाँ, उन्होंने यह बात नहीं कही कहीं भी। पुलिस का प्रेस नोट जारी होता हर मामले में, जैसे मुलजिम गिरफ्तार कल परसों लेके आए बेड का, वो अपने चोरी हुई थी, उसमें आकर के पुलिस ने बाकायदा एसपी ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी हुआ है कि साहब इस तरीके से हम गए। अब आगे अनुसंधान चल रहा है तो पुलिस को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए था, वो पुलिस की गलती है, क्योंकि उन्होंने जो सैंपल गलत तरीके से रिकवर किया उसको दबाने के लिए फिर जो है वो पुलिस का पूरा जो नीचे से लेके ऊपर तक सारे उसमें लग गए, और वो जो सैंपल जो आप अपन बात कर रहे हैं तो वो प्रेस नोट के माध्यम से बताना चाहिए था कि इतने सैंपल रिकवर किए, इतने सैंपल फलानी जगह से रिकवर किए, इतने जगह फलानी जगह से रिकवर किए, ये सैंपल पॉजिटिव आया है, बाकी सारे सैंपल नेगेटिव आए हैं या पॉजिटिव आए हैं, जो भी रिपोर्ट है। हम तो कयास ही लगा रहे हैं ना, फाइल की बात अंदर क्या है, फाइल क्या है, ये तो किसी को पता नहीं है। पर चूँकि छन करके जो बातें आ रही हैं पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, तो उससे सब ये अंदाज़ा लग रहा है पुलिस की चूक है, पुलिस दबाव में थी और अधिकारी इस दबाव में थे कि कहीं यहाँ सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने दबाव में ये लिया। और इसमें एक अधिकारी की भूमिका भी बिल्कुल पूरी तौर पे संदिग्ध है, जिसने पूरे के पूरे ऊपर तक अधिकारियों को गुमराह किया, सही फीडबैक नहीं दिया। पूरे मामले के अंदर बलवान पूनिया जी की कैसी आप भूमिका मानते हैं? नेगेटिव है, दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं। मैंने तो कल परसों सोशल मीडिया पे भी लिखा था। देखिए, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो उसी दिन घटनास्थल पर जाते, वो यहाँ से भाई हमारे भादरा के मालिक वही हैं आज के दिन, तो वो वहाँ घटनास्थल पर जाते, शांति की अपील करते, जो भी बात होती दोनों पक्षों को बैठ करके समझाते और सच्चाई का साथ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी टिल नाउ अभी ऐसा नहीं किया, दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं, इधर हुआ तो इधर की बात कर लेंगे, इधर हुआ तो इधर की बात कर लेंगे। ये राजनेताओं का चरित्र होता है, कोई उनकी बात नहीं है। एक सर मामले से अलग आपसे प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि भादरा में 3 दिन से सर चर्चाएं हैं कि 9 तारीख को मुस्लिम समाज अपना आंदोलन कर रहा है, 9 तारीख को भादरा में गोकसी के प्रकरण में निःशुल्क जो निष्पक्ष जांच करने के लिए अपना आंदोलन करेगा। इसी बीच ओवैसी साहब भी सर भादरा आ रहे हैं, ओवैसी साहब का भी भादरा में दौरा है। ऐसे में सर लोगों में चर्चाएं हैं कि गांधी आंदोलन को फिर से तूल देकर ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं अब भादरा में प्रमोट करने की तैयारी है। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, ओवैसी साहब भी, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि गंदगी दोनों तरफ है, तो उधर भी ओवैसी साहब मुस्लिम समाज की गंदगी है, मुझे कहने में कहीं कोई शंका नहीं है। और वो अगर भादरा में आते हैं तो ये हमारे क्षेत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। और उनकी तरफ से रैली की घोषणा होना, नहीं, वो ठीक है, करना उनका अधिकार है, रैली की घोषणा करना भी अधिकार है। नहीं, ओवैसी साहब का आना दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको चाहिए भी कि वो अपने समाज में बैठ कर के बात करें कि उनका यहाँ आना जो है वो बटेंगे नहीं, गंदगी फैलेगी। बात बटने का नहीं है, पॉलिटिकली तो हमेशा ही बटते हैं सब लोग, कुछ लोग इधर वोट करते हैं, कुछ इधर वोट करते हैं, लेकिन जातियों में और धर्म में बटेंगे। और उनकी भाषा कोई अच्छी नहीं है, वो भी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी, जो मैंने भी कहा ना, आईटी सेल काम कर रहा है, बीजेपी का पूरा सेल काम कर रहा है, तो उस सेल के वो भी पार्टी हैं। इस बात को, ये ओपन सीक्रेट है, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, 9 तारीख का जो प्रदर्शन है या जो भी घोषणा है ये मुस्लिम समाज की, ये बिल्कुल कल हमने भी तो किया था, कल इन्होंने भी 4 दिन धरना लगाया था। तो वो जो 9 तारीख को अगर प्रदर्शन या धरना है तो उनका यही तो है कि निष्पक्ष जांच हो, सैंपल कहाँ से रिकवर किया, क्या किया, उसके बारे में संपूर्ण जांच हो। तो कोई, मैं उसको बुराई नहीं मानता, उनको करना चाहिए। और उनको ही नहीं, भादरा के हर उस व्यक्ति को जो ये चाहता है कि उसके बच्चे सुकून की ज़िंदगी जिएं, जो आज 50-60 साल की उम्र में हैं, उनके बच्चों को अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पोते पड़पोते सुकून की ज़िंदगी जिएं, तो उसको परसों के धरने
में चाहे आए नहीं आए, लेकिन उसका नैतिक समर्थन होना चाहिए कि सही जांच की तो मांग कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, तो सही जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने रामगढ़ में आंदोलन किया था, 4 दिन तक नेशनल स्टेट हाईवे जाम रहा था, इसी बीच कई नेता भी आपके समर्थन में आए थे। पानी की सर आपकी मांग थी, किंतु आज भी भादरा के अंदर वही सेम समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या आप अपने आंदोलन को सर सही, आप अपने आंदोलन में जो आपकी मांग थी वो उसको पूर्णतः पूरा हो गया ऐसा मानते हैं? देखिए, वो जो हमारा धरना था वो एक तत्कालिक समस्या पैदा हो गई थी। हमारे विधायक जी के दबाव में मान लीजिए या प्रशासनिक कारणों से मान लीजिए, एक्शन साहब ने जो अमर सिंह ब्रांच में एनटीआर और डीपीएन का रेगुलेशन पिछले 60 वर्षों से चल रहा है कि एक बार एनटीआर चलेगी 7 दिन और 7 दिन, ये 15 दिन का रेगुलेशन है, 15 दिन बाद में फिर बंदी आकर के फिर वापस आती है, उसको डिस्टर्ब किया था। उससे हमें जो पानी आज 30-32 दिन 35 दिन में मिल रहा है वो 50 दिन में मिलना शुरू हो जाता। तो तत्कालिक उसी समस्या को एक सूत्री मांग को लेकर के हमने किया था कि ये मत करो। उसके लिए सब लोगों ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। बाद में उस बात को माना भी और अभी भी वो लागू है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक सूत्री उस समय जो मांग थी उसको तो उन्होंने पूरा किया। लेकिन जब धरने पे हम बैठते हैं या किसी बात को लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर और सारी उससे संबंधित नई मांगे, नई समस्याएं जुड़ जाती हैं। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे ध्यान में आई, उसके ऊपर काम चल रहा है और निश्चित तौर पे उसको पूरा करवाएंगे। नेत्राणा में सर बिजली आंदोलन चल रहा है, आज पूरा राजस्थान बिजली बिलों से त्रासता है। ऐसे में अघोषित कटौती होना, लगभग 12-12 घंटे की कटौती सर गाँव के अंदर हो जाती है, शहर के अंदर भी हो जाती है। उसके बाद स्थायी शुल्क गांव के अंदर सर एक मेन समस्या देखने को मिली है। हालांकि पहले इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि जो गांव के अंदर जो बिल आते हैं वो बिल शहरीकरण के हिसाब से आते हैं। शहरी बिलों में उसकी लगभग 4 रुपये यूनिट के फालतू जुड़ कर आते हैं और उनके बिजली उनको मिलती है गाँव के हिसाब से। गांव का उनका जो बिजली बोर्ड होता है उसके हिसाब से तो बिजली मिलती है, किंतु चार्ज लगते हैं शहरीकरण के हिसाब से। ऐसे में सर नेत्राणा में बहुत बड़ा बिजली आंदोलन चल रहा है, घर घर उनके, अब तो हर गांव में उनकी यात्राएं शुरू हो गई है। ऐसे में सर उस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध उद्देश्य को लेकर के किया गया है। बिजली के नाम पर बहुत भारी लूट हो रही है, राजस्थान में नहीं पूरे देश में हो रही है। अब आप बिजली का बिल उठा करके देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आप उसमें किस किस तरह के चार्जेस लगे हैं और किस टैरिफ से लगे हैं, आप उसको मुझे जो है समझा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। पता ही नहीं चलता। सर बिजली विभाग यहाँ तक कि एएन से हम कई बार बात करते हैं, वो भी डब्ल्यूओ को बुला करके कहते हैं ये क्या है, वो भी कहते हैं सब देख करके बताऊंगा। मतलब उनको भी पता नहीं है किस तरह से बिजली के बिल बन करके आते हैं। तो ये समस्या जो है प्राइवेटाइजेशन, ये इसको प्राइवेटाइज करने की ही प्लानिंग है। अभी देखो पिछले दिनों से, पिछले कुछ सालों से एक प्रक्रिया चल रही है कि जो भी जिसको भी प्राइवेटाइज करना है, ठेके पे नहीं ठेके पे तो अभी कुछ बहुत सारे काम है, लेकिन अभी कम्प्लीटली ठेके पे देने की बात चल रही है। जितने भी कर्मचारी सरकारी है, बाकी विभाग बाकी बिजली की ठेके पर है, बिजली का रख रखाव ठेके पर है। तो अब इसको कम्प्लीटली ठेके पर देने की बात चल रही है। जैसे बीकानेर में और कुछ शहरों में हुआ है ना, रिलायंस के उनकी वो आ रही है, कंपनीज आ रही हैं। तो ये सब उसको एक बार इसको डुबाओ और जब बिल्कुल बिजली नहीं मिलेगी लोग होंगे। जैसे अब हमने कर दिया ना टोल टैक्स कॉन्सेप्ट को, हम मान गए, अब हम चाहते हैं कि राजगीर वाली रोड बन जाए, चाहे 100 रुपये टोल टैक्स लग जाए, क्योंकि रोड इतनी गंदी हो, पहले करो परेशानी करो लोगों को लगने लगे कि यार चलो पैसा दे करके भी अगर ठीक मिलता है तो ठीक। उसी तर्ज पे जो है ये है बिजली आंदोलन बिल्कुल सही उद्देश्य को लेकर के किया गया, सही लोगों द्वारा किया गया। ठीक है, एक छोटे से गांव से आंदोलन शुरू हुआ, वो विस्तृत रूप नहीं ले पाया अभी, लेकिन वो लोग जुझारू हैं, उनके विचार से मैं मांगों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। सर बात नहरों की हमारी चल रही थी, रामगढ़ में आंदोलन किया था। सिद्धमुख नहर की सर बात करें, आज सिद्धमुख नहर की बारियाँ पीट रही है। सिद्धमुख नहर का पानी लास्ट ना तो हेड तक पहुंच पा रहा है, ना टैल तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा आज त्राईमान है सर पानी को लेकर। अगर सिटी में बात करें, गांव में बात करें, तो आज एक तरीके से कह सकते हैं कि खारा पानी लोग पीने को मजबूर है। और बलवान पूनिया जी हर बार दावा करते हैं कि हमने पानी को लेकर काफ़ी काम किया है, पानी को लेकर काफ़ी बजट हम लेके आए हैं, 300 400 करोड़ का बजट आता है, पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। किंतु आज भी सर
पूरे क्षेत्र के अंदर नमकीन पानी एक तरीके से कह सकते हैं लोग पीने को मजबूर हो, उसी कारण सर हो सकता है बीमारियां भी बढ़ रही हो। ऐसे में सर क्या फिर से इस पानी के लिए, सिद्धमुख नहर के लिए एक नया आंदोलन खड़ा होगा? आंदोलन तो बिल्कुल खड़ा होगा, क्योंकि सिद्धमुख कोई अमर सिंह ब्रांच की समस्या नहीं है। सिद्धमुख नहर की जो टेल है वो फीड नहीं होती, और सिद्धमुख नहर के आसपास के जो किसान हैं सिर्फ वही उस पानी को चोरी करके लगाते हैं, क्योंकि हरियाणा से या पंजाब से आप मान लीजिए हमारा पानी तो हमारी शिकार है, लेकिन अभी तक ना चकबंदी हुई है, ना मुरबा बंदी हुई है, ना पत्थरबंदी हुई है, ना उनके मोगे लगे हैं नहरों में, तो वो पानी आखिर में कहीं तो जा रहा है जी। और वो पानी जो लोगों के हिस्से का पानी है वो कुछ एक किसान जो नहर के किनारों के दोनों तरफ से हैं वो लोग लगा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी देखिए आज स्थिति ये है कि चकबंदी नहीं है, मोगे नहीं है, उसके बावजूद भी टेल फीड नहीं हो रही। मतलब आपके ये मेघाना और ये नोहर के कुछ गांव हैं, या आप रसलान के आगे चले जाओ, और इवन वो, और मेरे को तो बुरा कहते हुए मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पानी चोरी करके अपना पानी हरियाणा में बेचा जा रहा है। आप चाहो तो मैं आपके साथ में चल करके दिखा सकता हूँ सिद्धमुख नहर में। तो ये ठीक है, शुरू के जो हेड के या मूड के जो 4, 5, 7, 10 गाँव हैं वहाँ तो पानी की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन तराही माम जो है वो सिद्धमुख नहर पे भी मची हुई है, और जिस दिन उनमें जागृति आएगी आंदोलन होगा। अब रही बात आपने पूछा विधायक जी ने 300-400 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये की जो घोषणा करी, ये घोषणा झूठी है। इस प्रकार के फिजिबिलिटी सर्वे और ये पहले 2 बार हो चुके हैं। एक बार तो जब नहर का मूल प्लान बना था तब सर्वे हो चुका है, एक बार 2008 में सर्वे हो चुका है। तो अगर गंभीर हैं तो उस 2008 वाले सर्वे में उसकी रिपोर्ट को लागू करवा दो। पर ये सब कुछ नहीं है। एक चुनावी जो है बजट की झूठी सच्ची घोषणाएं होती है, उसका सत्ता पक्ष अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है और विपक्ष अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है। गांव के हम लोग भोले वाले हैं, हमें ना तो शब्दजाल का पता, ना हमें कानून का पता, क्योंकि नया क्षेत्र अभी जो 14, 15, 28 गांव बरानी जो जोड़ने की बात थी, उससे पहले तो लगभग 2.5-3 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो जो सिंचित घोषित हो चुकी थी, और उसको असिंचित घोषित किया कि साहब पानी नहीं है। तो पहले तो वो 2.5-3 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो, इससे पहले तो वो सिंचित होगी। अगर नंबर आएगा भी तो उसके बाद में हमारा नंबर आएगा, तो अभी बहुत दूर की बात है। और मुझे नहीं लगता कि करा रहे हैं बलवान जी, बोले गहलोत साहब आएंगे नहर की शिलापट रखेंगे, नहीं रख देंगे शिलापट तो पिछले बार संजीव जी के समय में बहुत सारी सड़कों के लगे हुए थे, आज ये पत्थर वो धूल चाट रहे हैं। तो घोषणाएं तो इस राज्य में चूँकि जवाबदेही किसी की है नहीं। और देखिए राजा महाराजाओं का जब राज था तो वो राज करते थे सर कटा करके, और एक एक युद्ध में हज़ारों लोग वो शहीद हो जाते थे, तब वो राज उनका कायम रहता था। अब तो झूठी तो बोलना है भाई, हमारी मजबूरी है वोट देना। भाई आप एक से राजी हो तो दूसरे को दोगे, दूसरे से तीसरे को दोगे, नहीं झकमरा के देना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ? नहीं दोगे तो भी अगर 100 में से 30 वोट दे देंगे तो उनसे भी बन जाएगा, 25 दे देंगे उनसे बन जाएगा। एक बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, शायद कुछ गिनती की वोट, सैकड़ों में वोट पड़े थे, उससे भी MLA बन गए थे। तो ये हमारी मजबूरी है, तो झूठ बोलना है, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना है। नहीं हुआ तो कोई जवाबदेही थोड़ी है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी राठौड़ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से गांधी परकण और भादरा के अंदर जो पानी की नहरों के अंदर जो पानी की समस्याएं चल रही है उस मामले में हमारी आज बातचीत में विशेष समय देने के लिए आए थे। हम धन्यवाद करते हैं इनका कि अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए समय निकाला, और इसी बीच आपने भी पूरी बातचीत सुनी। और अगर आपको बातचीत पसंद आई हो तो आप शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बातचीत को पहुँचाइएगा, और भादरा लाइव को लाइक और फॉलो अवश्य कीजिएगा, ताकि जो हमारी अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। इसी के साथ में गोगा मेडी से गुलशन सोनी।